The visuals that we are showing to you on your TV screens, aerial shots of the Parliament building that was set on fire by the Gen Z protesters minutes before the Prime Minister of Nepal, KP Sharma Oli, had resigned from. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISEZ। आज हम बात करेंगे नेपाल में हो रही आगजनी और प्रोटेस्ट के बारे में। पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये पूरा मामला क्या है। अब कहानी शुरू होती है कुछ हफ्तों पहले, जब नेपाल की केपी ओली गवर्नमेंट ने फेसबुक, व्हाट्सएप और 26 और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगा दिया, ये कहते हुए कि इन प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक नेपाल की अथॉरिटीज़ के साथ खुद को रजिस्टर नहीं करवाया है। इसी बात पर गुस्सा जताते हुए नेपाल की जेनजी, या यूँ कह लीजिए नेपाल की यूथ पॉपुलेशन ने अपना गुस्सा जताना शुरू किया। उनकी डिमांड थी कि इन बैन्स को हटाया जाए। अब सरकार ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली। प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि लगभग 19 युवाओं की मौत हो गई और बस यही से कहानी का रुख पूरी तरीके से बदल गया। अब ये मामला दिखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सोशल मीडिया बैन होना सिर्फ एक ट्रिगर था, असली बात तो कुछ और है। अगर हम नेपाल की पॉलिटिक्स को थोड़ा पीछे जाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि नेपाल में 2008 तक एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। 2008 में इस मोनार्की को डिमोलिश करके एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की गई, इस उम्मीद के साथ कि नेपाल की तरक्की होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2008 से 2014 तक नेपाल में लगभग 14 सरकारों ने रूल किया, लेकिन एक भी सरकार अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि किस हद तक नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। किसी भी देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरे टाइम जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्टी इन पावर है, उनका ध्यान इसी में लगा रहेगा कि उनकी सरकार ना गिर जाए। वो मेंटली एट पीस नहीं होंगे, पूरे टाइम वो इसी जद्दोजहद में लगे रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरकार गिर जाए। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है एक देश की इकोनॉमिकली, एक देश की तरक्की के लिए। अब नेपाल के जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स हैं, जो दिग्गज हैं, उन पे ये ओपनली आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पावर में होकर कितनी बेशर्मी से और कितने अंधाधुंध तरीके से करप्शन किया है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट माने तो नेपाल एशिया के सबसे करप्ट देशों में से एक है, दुनिया के सबसे करप्ट देशों में से एक है, और एशिया का सबसे करप्ट देश है नेपाल। क्रिटिसिज्म खासकर उन पॉलिटिशियंस के बच्चों की एक्स्ट्रावेगेंस लाइफस्टाइल पर भी फोकस किया गया है। यूजुअली जब हम नेपोटिज्म शब्द बोलते हैं तो हम इसे बॉलीवुड के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिशियंस के बच्चों के लिए नेपो किड्स और नेपो बेबीज जैसे शब्दों का यूज़ हो रहा है। अब अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो चाहे वो एग्रीकल्चरल डिटीरियोरेशन हो, फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स ना मिलना, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सभी प्रॉब्लम से नेपाल का यूथ जूझ रहा है। प्रोटेस्टर्स ने ये प्लान किया मंडे को कि वो पार्लियामेंट हाउस के पास एक रैली निकालेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इतनी बुरी तरीके से रिप्रेस किया कि बस हमारे जो प्रोटेस्टर्स थे वो फट पड़े एक तरीके से। प्रोटेस्टर्स ने कई सारे पॉलिटिकल फिगर्स के रेसिडेंसेस को जलाना शुरू कर दिया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खनाल के रेसिडेंस पे आग लगाई गई, जिसमें उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई। अगर हम पॉलिटिकल एरिना की बात करें तो नेपाल की गवर्नमेंट कोलैप्स कर चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ओली ने इस्तीफा दे दिया है, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नेपाल एक तरीके से गवर्नमेंट लेस है। और जब मैं इस पूरी कहानी को पढ़ रही थी, इस मामले को पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ सिमिलर मैंने 1 साल पहले बांग्लादेश की कहानी देखी है। वहाँ पे भी इसी तरीके से यूथ प्रोटेस्ट हुए थे। वहाँ की भी सरकार पे करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, इसी सब मामले पे हुआ था और शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई थी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अब आज का यूथ चुप नहीं बैठेगा, उन्हें अपने हक के लिए लड़ना आता है। लेकिन हमें एक बात और याद रखनी होगी कि देश को जलाकर और पॉलिटिशियंस के परिवार वालों को मारकर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। आप
तख्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि आप अपने देश में स्टेबिलिटी और पीस स्टैब्लिश कर पाएंगे। अपनी बात को रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया लगभग 1700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, अनफेंस्ड बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। तो इंडिया ने डेफिनेटली, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे अनरेस्ट है, तो इंडिया ने जो सशस्त्र सीमा बल है जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर गार्ड करती हैं, उन्होंने सिक्योरिटी स्टेप अप कर दी है। जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इंडिया बहुत क्लोजली इस पूरे सिचुएशन को देख रही है। देखिए, हर एक प्रोटेस्ट का सोल्यूशन सिर्फ एक ही चीज़ में है कि आप रूट कॉज को समझें। लोगों में डिसकंटेंटमेंट क्यों है, क्यों यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, ऐसा क्या हो गया कि वो इस हद तक भड़के हैं सरकार से। तो आपको डिमांड को समझना ज़रूरी है, रूट कॉज को समझना ज़रूरी है। अगर हम प्रोटेस्टर्स की बात करें तो उन्हें भी ये समझना ज़रूरी है कि लड़ो, लेकिन सही दिशा में लड़ो, अपनी आवाज़ को सही तरीके से उठाओ, क्योंकि आखिर में देश को जलाकर नहीं बल्कि डायलॉग, यूनिटी और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने से ही किसी भी देश में लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी इंश्योर की जा सकती है।